सर्वप्रथम माँ शारदे को वंदन करता हूँ। आज ज्योतिबा फूले सीनियर सेकेंडरी स्कूल जालोर के तत्वाधान में या इनके मंच पर जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है बच्चों की मोटिवेशन का और एग्जाम से रिलेटेड हम बातें करेंगे। इस कार्यक्रम के मंच पर उपस्थित अतिथि महोदय, सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश जी, हमारे साथी असिस्टेंट प्रोफेसर किशोर जी और माली समाज सेवा संस्थान जालोर के अध्यक्ष नितिन जी, सामने विराजे हुए सभी अभिभावकगण, युवा और प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगूंगा क्योंकि काफी लेट हो गया। निकले तो टाइम पे थे थोड़ा, बट बीच में कई सारे जगह ऐसी आई जहां में रोक दिया गया। किसी को पता चला कि भाई जा रहे हैं, तो बच्चों का प्रेम इतना है कि सिंदरी में रुक गए, थोड़ा थोड़ा साइला में रोक दिया, थोड़ा यहाँ हॉस्टल में मैं पढ़ा हुआ हूँ यहाँ पे जालोर में, तो उन्होंने रोक दिया। ऐसे करते करते 1 घंटा लेट हो गया। तो उस लेट होने के बावजूद भी आप यहाँ पे धैर्य के साथ बैठे रहे, ये आपके समर्पण को दर्शाता है। मैं आप सभी का धन्यवाद दूंगा कि आप बैठे हैं सुबह से। और आज की तारीख में, इस समय, इस दौर में सबसे मुश्किल काम कुछ होता है तो वो था सुनना, और सुनने के लिए इंतजार करना, ये उससे भी मुश्किल काम होता है। तो आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं मेरी तरफ से। देखो, मैं मेरी बात करूं कि 2001-2 के अंदर कक्षा 9th और 10th का जो मेरा सफर था वो इसी भूमि से पार हुआ था। मैं यहीं सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था, पुलिस लाइन के सामने, और पुलिस लाइन के इस साइड में राजपुरी छात्रावास आपने देखी होगी, इसी का मैं स्टूडेंट था। यहाँ 2 साल मैं जालोर पढ़ के गया। आज मेरे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात यह भी है कि मैं जिस भूमि से पढ़ के गया था, बड़ा नादान था उस समय, छोटे थे, 13-14 साल की कच्ची उम्र रही होगी, कुछ समझते नहीं थे। आज वापस समझ के साथ वापस मुझे जब बुलाया गया तो मेरे लिए एक भावुक भी था और बड़ा अत्यंत हर्ष का विषय भी है ये कि मैं आप सबके सामने बात रख पा रहा हूँ उस भूमि पर, जिस भूमि पर मैं आज से तकरीबन 24 वर्ष पहले पढ़ के गया था। आप बच्चों में से कई होंगे जन्म भी नहीं हुए होंगे, उससे पहले मैं यहाँ रह के चला गया था। देखिए, मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। मैं मेरी बात को 2 चरणों में पूरा करूंगा। पहले मैं मेरी तरफ से आपसे बात करूंगा, उसके बाद में मैं चाहूंगा कि जैसा परीक्षा विचार गोष्ठी लिखा हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि आपकी तरफ से भी कुछ प्रश्न हो जिनके मैं जवाब दे पाऊं। तो एक चरण आपका रहेगा, पहले मैं मेरी बात कर देता हूं, क्या पता कई प्रश्नों के उत्तर पहले ही मिल जाए। उसके बाद में आपकी तरफ से रहेगा कि आप अपने प्रश्न मेरे तक करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपसे, और उसके साथ हमारी वार्ता खत्म हो जाएगी। चूंकि आप आए हैं तो ध्यान से सुनना भी, केवल सुनना ही नहीं है बल्कि कोशिश करना कि अपने शैक्षणिक जीवन में उसको लागू भी करें और साथ में एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करें इस पूरे सेमिनार के अंदर। तभी आयोजकों का ये जो प्रयास है ये सफल होगा और हमारा आना भी सफल होगा। देखिए, अभी 10वीं 12वीं की परीक्षाएं हैं और आप में से काफी बच्चे 12वीं 10वीं कक्षा के होंगे। 12वीं के कितने बच्चे हाथ खड़े करो तो, और 10वीं के, कॉलेज के काफी है, और इस सब को पार करके जाने वाले कंपटीशन के ठीक ठीक संख्या। वैसे कॉलेज वाले कंपटीशन में आ चुके हैं, कॉलेज के बच्चे कंपटीशन में 12वीं करते आ जाते हैं वैसे। तो मैं सारी चीजों पे बात करूंगा आप सभी को ध्यान में रखते हुए। देखिए, अभी आपकी परीक्षाएं हैं, कॉलेज की भी परीक्षाएं हैं, 12वीं की भी है, 10वीं की भी है। इन परीक्षाओं को लेके मैं 3 पॉइंट आपसे साझा करूंगा। पहली बात, ये परीक्षाएं इतनी बड़ी नहीं है, ये परीक्षाएं इतनी निर्णायक परीक्षाएं नहीं है कि आप बहुत अधिक इन परीक्षाओं को लेके लोड लो या तनाव। साल भर पढ़ लिया है, बस ईमानदारी से परीक्षा देके आ जाओ। जितने भी मार्क्स आएंगे
वो मार्क्स यूं समझ लीजिए कि आपको कॉलेज में एडमिशन दिलवाने के काम करेगा। इससे अधिक इन प्रतिशत का कोई महत्व है नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम प्रतिशत को बिल्कुल ही गंभीर न लें कि ठीक है पास हो जाना है, सर ने कहा था कि परसेंटेज का मतलब नहीं है। हाँ, ये परसेंटेज कॉन्फिडेंस जरूर देते हैं। जब कभी किसी इंटरव्यू में यूपीएससी या आरपीएससी में कभी आप एंटर होंगे या किसी साथियों से चर्चाएं करेंगे, तो मार्कशीट जो होती है वो कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को या उठाती है गिराती है। जैसे आप यूपीएससी में इंटरव्यू देने गए, आरपीएससी में गए, आपके साथ कोई बच्चा बैठा था जिसके बहुत अच्छे प्रतिशत है, आपके थोड़े डाउन है, तो आप अपने आप को उसी समय कमजोर फील करना शुरू कर देते हैं। तो प्रतिशत थोड़ा ठीक होते हैं तो नुकसान वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ अगर मेहनत करने के बाद में भी कम बन जाते मेरी तरह, तो तनाव लेने की भी बात नहीं है, क्योंकि ये इतने महत्वपूर्ण भी नहीं है कि हम टेंशन ले इस चीज को लेके। क्योंकि आने वाले 5-7 साल बाद ये स्थिति होगी कि आपको अपने प्रतिशत याद भी नहीं होंगे। अभी हमें पूछा जाए कि आपके 10th में इस विषय में कितने मार्क्स थे, तो बहुत संभावना है कि हम गलत या सही आंकड़ा नहीं बता पाएंगे, कि एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बता पाएंगे कितने मार्क्स आए। इसलिए 10वीं 12वीं की जो है परीक्षाएं, कॉलेज की जो परीक्षाएं हैं, इनके अंकों को जीवन में इतना अधिक सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं। पहली बात। दूसरी बात, आप साल भर पढ़े हैं तो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ईमानदारी के साथ में, बढ़िया एग्जाम टाइम का यूज लेते हुए ढंग से पेपर दे के आ जाओ। जो भी परिणाम होगा वो एक्सेप्ट कर लीजिए। क्योंकि मैंने 98-99% के बच्चों को भी तनाव में देखा है। क्योंकि 97 वाला इसलिए परेशान है कि उसके किसी साथी के 99% बन गए। हम जब अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो गरीबी दो टाइप की आती है, एक सापेक्ष गरीबी, एक निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी वो होती है जिसमें वास्तव में व्यक्ति गरीब होता है, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था नहीं कर पाता। एक सापेक्ष गरीबी होती है जिसमें किसी की तुलना में गरीब होना, मतलब किसी के 99% बने हैं, आपके अगर 95 है तो आप उसके 99 देख देख के 95 वाला परेशान हो रहा है कि मेरे प्रतिशत कम। ये अर्थशास्त्र की भाषा में सापेक्षित गरीबी है। इसलिए 95, 99 सारे एक जैसा ही है। इसलिए आगे जब भी रिजल्ट वगैरह आएंगे तो ज्यादा तनाव नहीं लेना है। मैंने कई बार प्रतिशत के तनाव के कारण बच्चों को डिप्रेशन में जाते देखा। ऐसा कोई डिप्रेशन नहीं लेना, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने वर्तमान में ये व्यवस्थाएं कर दी है कि जितने भी अच्छी यूनिवर्सिटी थे उसमें एडमिशन के लिए भी टेस्ट होता है। प्रतिशत का क्राइटेरिया खत्म कर दिया। आपको डीयू में जाना है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जाना है, बीएचयू में जाना है, किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो आपको अब टेस्ट देना पड़ता है, सीयूईटी देना पड़ता है। परसेंटेज खत्म कर दी है। सीबीएसई पहले प्रतिशत को खत्म कर चुकी है। अब अपना राजस्थान बोर्ड भी धीरे धीरे इसको ग्रेडिंग पे लाने की कोशिश में जुटा हुआ है। और आपको पता ही होगा कि कॉलेज शिक्षा में सेमेस्टर के साथ वैसे ही खत्म हो गया है। अब कॉलेज में परसेंटेज नहीं बनते, ग्रेडिंग आती है 6.7, 7.6 जो भी आपको आती है। तो इसकी कोई महत्व नहीं है। आप बिल्कुल कूल माइंड में जाइए, अच्छे से पेपर लिख के आइए। और तीसरी बात, जैसे पेपर दे देते हो उसके बाद में आगामी टारगेट लेके काम शुरू करिए। मैं ये मानता हूं कि एक व्यक्ति की सफलता के अंदर 9th 10th इतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी कॉलेज में। ये ऐसी उम्र है जिसको आप झंझावात की उम्र कह सकते हो। इसमें खूब ऊर्जा होती है आपके अंदर। इस समय हीरोइक एज होती है जब आप किसी की पूजा करना शुरू करते हो, आप हीरो बनाते हो। अब कॉलेज में आने के बाद में कई बार हम ऐसे लोगों को हीरो बना देते हैं जो सही नहीं भी होते। जैसे गलत लाइन में लगे हुए लोग हैं बहुत सारे, आप देखेंगे तस्कर घूमते हुए फिरेंगे, आपको अच्छी अच्छी ब्लैक कलर की गाड़ियां ली हुई, ऐसा लगेगा कि जैसे जिंदगी इन्हीं की है। जबकि असल स्थिति ये कि उनके पीछे पुलिस भाग रही और रात को घर पे सो ही नहीं सकते, फरार रहना पड़ता है मोस्ट टाइम जीवन का। तो कॉलेज में आने के बाद बच्चे कई बार उनसे प्रभावित होकर वो लाइन पकड़ देते हैं
कई बार बच्चे कॉलेज में आने के बाद अपने शिक्षकों से प्रभावित होकर शिक्षकों के बताए हुए मार्ग पे चलना शुरू करता है, ये सबसे अच्छी बात। और कई बार ऐसी स्थिति भी आती है कि बिल्कुल बच्चा जो है वो आपके आउट हो जाता है। अब 12वीं में 99% बना के बच्चा कॉलेज में आया और उसमें वहां पे कोई टारगेट ही नहीं है, वहां बहुत गलत रास्ते चला गया, तो अब मान के चलिए कि 10वीं और 12वीं की मेहनत कोई काम की। इसलिए कहता हूं कि कॉलेज का जो समय है ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है। यहाँ पे आप अपने को बना भी सकते हो, यहाँ पे आप अपने आप को बिगाड़ भी सकते हो, और इन 3 सालों के अंदर मैटर करेगा कि आप कहां जाने वाले हो। मैं 10th में था तो यहां पे था जालोर में, मेरे 49% बने, 49%, बहुत अधिक नहीं थे मेरे। मुझे लगता है मेरी कक्षा में सबसे कम ही मार्क्स थे। 12वीं में आया तो मेरे 61% बने, ये भी कोई बहुत अधिक प्रतिशत नहीं थे। लेकिन जब कॉलेज में आए तो कॉलेज में आने के बाद क्या स्थिति बनती है कि पढ़ना शुरू कर दिया ढंग से, बहुत अच्छे साथियों के साथ में, और साथी ऐसे मिले जो बात भी ढंग की करते थे, कोई यूपीएससी की, आरपीएससी की, ऐसे अच्छे से। तो उनके साथ ऐसे पढ़े कि अंगुली पकड़ ली। मैं कहता हूं कि जीवन में कोई अच्छा आदमी मिल जाए ना तो कस के पकड़ दो उसको, बस छोड़ना नहीं। जब भी कोई लगे कि ये व्यक्ति अच्छी बात करता है, मार्गदर्शन दे सकता है, आपके लिए सुलभ है, वो आपका स्कूल का शिक्षक हो सकता है, वो आपका कॉलेज का प्रोफेसर हो सकता है, वो आपके घर के अंदर भी भाई बहन हो सकते हैं, आपके आसपास का भी कोई व्यक्ति हो सकता है। अगर ऐसे किसी सफल व्यक्ति का आप हाथ पकड़ लेते हैं, आप मान के चलिए कि आप कभी गलत नहीं होंगे, और वो व्यक्ति आपको कभी गलत जाने भी नहीं देगा। क्योंकि नौकरी लगना करना ये सब तो दूसरी बातें हैं, कॉलेज में बर्बाद हो जाना सबसे आम बात हो रखी है आजकल। बाड़मेर में जाके देखो क्या कंडीशन होती है, पढ़ने वाले भी बहुत है, लेकिन ड्रग्स में और तस्करी में जाने वालों की संख्या भी बहुत है। और ये देख के हमें बहुत दुख होता है कि किस तरह से युवा बर्बाद हो रहा है, और बच्चे, मेरिटोरियस बच्चे बर्बाद होते हैं, हमने देखे। अगर वही बच्चा किसी अच्छे व्यक्ति के संपर्क में होता, अब जैसे मान लो कि मेरे संपर्क में 10-15 बच्चे, 20 बच्चे, जैसे मेरी फर्स्ट की क्लास लगती है 70-80 बच्चे आते हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं अगर वो रेगुलर क्लास में आएंगे तो तीसरे साल तक मैं उनको इतना तैयार कर दूंगा कि आगामी 2 साल में अपना जीवन बना लेंगे। ये तय बात है, वो कभी गलत कर ही नहीं सकते। तो जब भी कॉलेज की दहलीज पे जाओ तो आप एटलीस्ट किसी अच्छे शिक्षक, अच्छे मार्गदर्शक के साथ जुड़ जाओ, उनकी बात को अंधाधुंध मानो, जैसा कहते हैं वैसा करते रहो। जहां कंफ्यूजन आता है पूछिए, क्योंकि जीवन निर्माण को लेकर अगर आप इस अवस्था में सीरियस नहीं हुए तो आप बहुत पिछड़ जाओगे। क्योंकि अभी क्या स्थिति है, अभी स्थिति यह है कि बाड़मेर में बैठा फर्स्ट ईयर का बच्चा या जालोर में बैठा फर्स्ट ईयर का बच्चा, उसी के सामने परीक्षा देने वाले बच्चे भी कौन होंगे? सेंट स्टीफेंस का फर्स्ट ईयर का बच्चा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का फर्स्ट ईयर का बच्चा, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर का बच्चा। परीक्षा एक ही है, सेम सवाल 100 आ रहे हैं, 100 सबको अटेंड करने, लेकिन एक की एजुकेशन जालोर में हो रही, एक की दिल्ली में हो रही, बहुत फर्क आ जाता है। और इस फेज में अगर आप थोड़े से भी आउट हुए तो कंपटीशन से बिल्कुल बाहर हो जाओगे। इसलिए मैं आप सभी बच्चों को कहूंगा कि कॉलेज की जो 3 साल है आगामी, अगर आप 10वीं में हैं तो 2 साल बाद कॉलेज आएगी, 11वीं में है आ गई है, 12वीं वालों की तो कॉलेज आ ही गई है, तो 3 साल कॉलेज के आप सदुपयोग करें। मैं आपको एक सिंपल सा एक उदाहरण देता हूं, कॉलेज का उदाहरण देता हूं। आज से कोई 3-1 साल पहले एक बैच था मेरा कॉलेज के अंदर, बाड़मेर कॉलेज की बात, तो उसमें 30-40 बच्चे रेगुलर पढ़ने आते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि सेकंड ईयर तक आते आते 4-5 बच्चे, 7 बच्चे टूट गए, और फाइनल तक आते आते मुश्किल से 10 या 12 बच्चे बचे। वो नियमित क्लास आते थे, सारी क्लासें ली करी। अब अक्टूबर नवंबर तक आते आते बच्चों ने पूछना शुरू किया, सर अब आगे क्या करें, ये बीए तो हो जाएगी, क्योंकि फाइनल में आने के बाद टेंशन शुरू होती है, क्योंकि फिर धीरे धीरे परिवार का भी दबाव आना शुरू होगा,
सगाई शादी की बातें भी शुरू हो जाती है, नौकरी कब लगेगी ये बातें भी शुरू हो जाती है, और बहुत सारा समाज परिवार सबका दबाव धीरे धीरे शुरू हो जाता है फाइनल में आते आते। तो मैंने कहा बेटा बीएड कर लेना, किसी को कहा, किसी ने कहा मेरे को, मैंने पूछा एक बार सबको कि आपकी इच्छाएं क्या है, तो किसी ने कहा सेना में जाना, किसी ने कहा शिक्षक बनना। अब हमने मोटा मोटा सभी से बात कर ली और कह दिया कि भाई आप किसी को कहा बीएड कर लो, ऐसे ठीक है। अब फाइनल ईयर की परीक्षाएं, क्लासेस पूरी हो गई, परीक्षाएं हो गई, और सब हो जाने के बाद में 5 एक बच्चे उसमें चले गए पीटीटी करके, और बाड़मेरी कॉलेज मिल गया, वहां पे उन्होंने बीएड शुरू कर दी। ये 2 साल हो गए, अब पीछे 2 साल की बात है। 2 साल बीएड करी, तब तक उन्होंने साथ में, वो मेरे आज भी सारे संपर्क में हैं कि सर हमें किसकी तैयारी करनी चाहिए। अब आज भी वो कॉलेज आते हैं जब भी कंफ्यूजन होता है, मैंने कहा आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर लो। अब उन 5 बच्चों में उन्होंने सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू करी, 2 हिंदी में गए, 3 एसएसटी में गए। और अभी जो सितंबर में पेपर हुआ था, अब उन सितंबर के पेपर में 500 बच्चों का सिलेक्शन हो गया, उन्हें स्कोर इतना अच्छा है कि फाइनल रिजल्ट में बाहर हो ही नहीं सकते। अब वो कितने बच्चे हैं, अब वो 20-22 साल 23 साल की उम्र के बच्चे, एक कच्ची उम्र। और अब आप देख लो कि वो बच्चे नौकरी लेंगे, आने वाले सेशन के अंदर वो विद्यालय में पढ़ाने जाएंगे, जबकि किसी की पृष्ठभूमि ऐसी नहीं है कि घर में बहुत अच्छे पढ़े लिखे या जॉब में लोग हैं, कोई नहीं है, किसी के नहीं। एक बच्चे के पिताजी भुज के अंदर बोरियां उठाते हैं, बोरियां उठाते हैं, मतलब बोरी उठाना आपको पता है, हर बोरी के 20-50 कुछ रुपए देते हैं। एक बच्चे के तो पिताजी है ही नहीं, लेकिन अब वो 500 नौकरी लगेंगे, ये बात तय है। इन्हीं के साथ में एक बच्चा और आता था, जब मेरी बात अब पूरी होगी, वो फर्स्ट ईयर में आता था, सेकंड ईयर में आना बंद कर दिया। सेकंड ईयर में क्या हुआ कि कॉलेज के अंदर, मैंने कहा हर प्रकार के लोग आते हैं, कुछ क्लासेस के अंदर बैठते हैं, कुछ पार्किंग में बैठते हैं। अब वो बच्चे, कुछ छात्र राजनीति में घुस गया। अब घर से तो क्या है कि लिमिटेड खर्चा आता है, 4,000-5,000 रुपए। अब वो जब उन राजनीति में घुसे और अच्छी अच्छी गाड़ियों में बैठने शुरू किए, तो उनके खर्चे बढ़ गए। अब बढ़े हुए खर्चे पूरे कैसे करें, तो किसी से उधार ले लिए, 1-2 बार उधार। अब उधार से तो काम कितना चलेगा। उधार लेने के बाद में किसी ने कहा कि गेम खेलते हैं ऑनलाइन, उसमें पैसे डबल हो जाते हैं। उस ट्रैप में फंस के 50-60 हजार नीचे चले गए। अब उससे कैसे बाहर निकलना है, तो किसी ने कहा कि स्मगलिंग वाला काम करते हैं, इसमें पैसे बहुत है। अब वो बच्चे उसमें चले जाते हैं। अब मेरी क्लास का एक बच्चा उसमें निकल गया, 1-2 बच्चे आने बंद हो गए सेकंड ईयर में, और वो इस दुनिया में चले गए। एक दिन मैं बाहर जाके देखता हूँ तो बड़ी अच्छी बाइक ली हुई, और बाल वालों की स्टाइल चेंज हो गई, कपड़ों की। गांव में आते हैं तो कैसे कपड़े होते हैं, और बाद में चेंज हो गया। मैंने कहा भाई क्या मामला है, तो सर मेरे अनार की खेती होती है। तो मेरे ठीक है, पास में बढ़िया अच्छा आईफोन लिया हुआ। हमने इतनी बात की, उसका जवाब भी ऐसा ही था, छोड़ो अपने को क्या। एक दिन अखबार में मैं न्यूज देख रहा था, तो पता चला कि उस लड़के के ऐसे ऐसे पकड़ा हुआ, और बाढ़ में पुलिस है, वो कोतवाली से लेके कारागार तक ले जा रही है। मैंने उसको पॉज किया, वीडियो को जूम करे, मैंने वही है। वो किस में पकड़े, वो ड्रग्स, हेरोइन, और ये जो आते हैं नशे, सूखे नशे, इनकी पुड़िया बेच रहे हैं। पुड़िया सप्लाई करने के उनको 200-500 रुपए मिलते हैं, ऐसा कुछ चार्ज होगा। वो पकड़ा गया। अब उसके ऊपर वो एनडीपीएस, पता नहीं कौन कौन से एक्ट लगेंगे। पुलिस वालों से बच नहीं सकता अब तो वो, क्योंकि गया गांव से। घर पे फोन गया, बाप बेचारा खेती करता है, उनको कोई मतलब नहीं दुनियादारी से। अनार तो छोड़ो, दूसरे किसानों के वहां पे, किसी जमींदार के वहां पे वो कृषक रहे हुए उसके पापा। अब वो तो कह रहे कि हमें तो कुछ पता ही नहीं इस मामले में। अब पिछले 8-10 महीने से जेल में था, अभी बीच में वापस जमानत हुई थी, तो वापस कॉलेज आया था। मैंने कहा 9 काटे घर बाप के घर। इतना समझाते हैं कि आप लोग पढ़ाई हो तो कर लो, बढ़िया नहीं होती है तो काम धंधा कर लो। अब तो गई जिंदगी खत्म हो गई।
ये ऐसा दलदल है कि कोई घुस गया ना तो वापस रीटेक का कोई मौका ही नहीं। अगर आप इस गंदगी में घुस गए गलत रास्तों पे, तो वापस आने का कोई रास्ता नहीं। एक बार आपकी पूरी रिकॉर्ड खराब हो गए पुलिस थानों में, तो नौकरी तो छोड़ो, आप किसी भी जगह बैठने योग्य नहीं रहेंगे। तो मैं स्टूडेंट को ये बात बार बार इसलिए बोलता हूं कि कॉलेज के जो 3 साल है, हो सके तो बहुत अच्छी पढ़ाई कीजिए। नहीं पढ़ाई होती है तो घर वालों को उम्मीदें मत बंधो, कह दो भाई मेरे से पढ़ाई नहीं होती। हमारे साथ एक लड़का था, 6ठी कक्षा में उसका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ, हमारा नहीं हुआ। हमारी पढ़ाई चलती रही 9, 10, 11। उसने 12वीं तक नवोदय में पढ़ाई की, अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा। 12वीं के बाद उसने पापा को कह दिया कि मेरे से पढ़ाई नहीं होगी। नवोदय के बच्चे बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, ऐसा जैसा नहीं। और एकदम से यूं कहना, तो पिताजी थोड़े से टेंशन में आ गए कि पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है। तो हमको कहा कि यार आपका दोस्त है, इसको समझाओ थोड़ा। मैंने बात की, मैंने कहा पढ़ क्यों नहीं रहा है, क्या दिक्कत है? तो यार मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई। क्या करेगा? ट्रक चलाऊंगा, लेकिन मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। पढ़ाई उसने छोड़ दी। अब जब मन नहीं है तो फिर कोई जबरदस्ती, अब घोड़े को पानी पीने के लिए अब तालाब पे ले जा सकते, पिला तो नहीं सकते ना, तो कोई मतलब नहीं, छोड़ो उसको। अभी कुछ दिन पहले फिर हमारा संपर्क ही कट हो गया। वो जैसलमेर का बच्चा, हम बाड़मेर के, बीच में आपकी राहें अलग हो गई, हम एजुकेशन में आ गए, वो ट्रक लाइनिंग में चला गया। अभी उसके पास में मैंने पूछ रहे थे तो बात चल रही थी, तो 3 बड़े वो है आते हैं, वो ट्रक, वो 40-40 टायर वाले वो, और अब तो मालिक बना हुआ, ट्रांसपोर्ट खोल दिया है और अच्छी खासी इनकम है उसकी। 3-4 ट्रक है, लोग चलाते हैं, खुद केवल मैनेज करता है और आराम से 2, 2.5, 3 लाख रुपए मंथली कमा लेता है और अपनी जिंदगी में खुश है। मैं ये मानता हूं कि अगर अपनी पढ़ने की इच्छा नहीं हो ना, तो ये बढ़िया काम, कोई भी काम कर लो, गलत थोड़ी है इसमें। लेकिन अगर घर पे ये फोन जाता है कि आपका बच्चा पुलिस में इसमें कोतवाली में है और आप जमानत के लिए आए, उससे तो ज्यादा ये ट्रक चलाना ठीक था। इसलिए कहता हूँ ये जो 3 वर्ष का टाइम है, इसको अच्छे से यूटिलाइज करना, क्योंकि 12वीं तक की जो शिक्षा होती है, ये केवल आपका बेस मजबूत करती है। इस समय आप समझते भी नहीं हो, और सर को तो पता है और आप सभी को भी पता ही होगा कि जब हम वापस कंपटीशन की तैयारी शुरू करते हैं तो हम 11, 12 की किताब वापस उठाते हैं, क्योंकि 11वीं 12वीं में हमने पढ़ी थी, लेकिन हमने उसको उस दृष्टिकोण से नहीं पढ़ा था कि कंपटीशन में काम आएगी। उस समय हमने सिर्फ इसलिए पढ़ी थी कि 11वीं 12वीं में अच्छे परसेंटेज बन जाएंगे। अब हम वापस इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये आगे कंपटीशन में भी काम आएगी किताबें। तो 11, 12 के बाद में 3 साल का समय है। आप सभी विद्यार्थियों से कहूंगा, भटकना मत, और हमेशा ध्यान रखना आपकी जो पहचान है ये आपके ज्ञान से होगी, आपकी पहचान आपकी शिक्षा से होगी, आपकी पहचान आपके संस्कारों से होगी। पहचान पैसे से स्थापित नहीं हो पाती, वो अंशकालिक होती है। पैसा जाएगा, पहचान साथ में जाएगी। आप इतिहास में मुड़ के वापस देखना, आप जिन जिन लोगों को जानते हो, आप अगर ज्योतिबा फूले को भी जानते हो ना, तो इनकी एजुकेशन के कारण है। ये वो पहला व्यक्ति था जिसने बालिका शिक्षा के लिए महाराष्ट्र में काम किया था। इनकी पत्नी सावित्रीबाई, 13 वर्ष की उम्र में इनसे शादी हुई थी। सावित्रीबाई भारत की वो महिला है जिसने भारत का पहला बालिका विद्यालय स्थापित किया था। ज्योतिराव फूले वो व्यक्ति है जिसने पूना के अंदर नगर पालिका के अंदर जब बजट पास हो रहा था, लॉर्ड लिटन आ रहे थे, लिटन के स्वागत के लिए 1000 रुपए पास किए जा रहे थे। उसमें 1000 रुपए बड़ी राशि होती थी। तो राजा राम ये ज्योतिबा फूले खड़े हुए, उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में अकाल पड़ा हुआ, लोग पढ़ते नहीं, शिक्षा व्यवस्था नहीं रहा, 1000 रुपए किसी के स्वागत के लिए खराब करो। तो उस बजट पास होने के लिए जब मतदान शुरू हुआ तो उसमें 32 सदस्य थे। एकमात्र सदस्य थे ज्योतिबा फूले, जिन्होंने उस मतदान के अंदर असमर्थन किया
कि ये बजट शिक्षा में जाना चाहिए, उनके सम्मान में नहीं जाना चाहिए। आप जिन जिन लोगों के नाम सुनते हो पीछे इतिहास में उठा के, ये वो लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई की थी, जिन्होंने शिक्षा अर्जित की थी, ज्ञान अर्जित किया था, और इसके कारण ही इतिहास आपको याद रखता है। आप करोड़ों रुपए कमा लोगे ना, तो आपको लोग केवल गर्ज से बुलाएंगे कि ये कुछ डोनेशन देगा। मेरे को अगर यहाँ पे बुलाया ना, तो किसी गरज से नहीं बुलाया, मेरे को इसलिए बुलाया कि बच्चों से बात करेंगे। अगर उस व्यक्ति ने करोड़ रुपए कमाए हैं, अगर वो मंचों पे जा रहे हैं, तो सिर्फ इसलिए बुलाए जाएंगे कि कहीं न कहीं कोई निर्माण कार्य की जरूरतें होती है, विद्यार्थी की बुलाना पड़ता है। जिस दिन पैसे जाएंगे, उनकी आइडेंटिटी उसी के साथ जाएगी। शिक्षा की आइडेंटिटी कभी ऐसे नहीं जाती। टीचर, शिक्षक अमर हो जाते हैं जिन्होंने बहुत ढंग से काम किया है। इसलिए शिक्षा पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इस क्षेत्र में देशावर की परंपरा अधिक है। जब मैं यहाँ पे हॉस्टल में था 9th-10th में, तो हम नॉर्मल बात करते थे ना, तो हमारे सभी साथी थे, सब जालौर के थे, तो उनके घर से मिठाइयाँ, घी वगैरह प्रॉपर आते थे। हम इधर से कुछ नहीं ले जाते, बाढ़ में हमारे पास था ही क्या। तो हम कहते थे आप क्या करोगे, तो हमारे तो किसी के चेन्नई में दुकान है, किसी की गोवा में है, किसी की केरल में है, किसी की श्रीलंका में भी, भूटान में भी है। वाशिंगटन के सामने वहां पे राष्ट्रपति हाउस बच गया, बाकी लगभग हर जगह दुकान है। तो हमारे बिजनेस सेट है सर। हमारे तो खाली 10वीं हो जाए, लाइसेंस में लाके भविष्य में दिक्कत नहीं आएगी, बाकी हम तो जाएंगे यहाँ से। जालौर के अंदर ये ऐसा बैठा हुआ है देशा और जालौर श्री दोनों का, कि यहाँ पे आप कितना भी ज्ञान दे दो, बाहर निकलते यही सोचना है कि इस साल जाए कि अगले साल जाए। और मैं 12वीं के बाद तो हालत ये होती कि फाइनल तक 100 एडमिशन हुए ना फर्स्ट ईयर में, तो फाइनल तक तो ये स्थिति आती कि 35-40 तो लगभग जा चुके होते हैं, परीक्षा देने भी आएंगे। लेकिन मैं कहूंगा इस धारणा को तोड़िए, शिक्षा महत्वपूर्ण है। अभी मैं गया था वहां पे, चेन्नई गया था, कोई कार्यक्रम था, तो मोस्टली मुझे जितने भी वहां पे बिजनेसमैन मिले, मोस्टली सारे राजपुरोहित थे, कुछ सुधार भी मिले, माली समाज के भी, सभी, लेकिन थे 99% जालौर के और सिरोही के। और जिनको भी शिक्षा पूछूं, कोई 8वीं तो 7वीं 9वीं 10वीं नहीं, 9वीं करके और बिजनेस से चले गए। लेकिन जब मैंने उनसे बात की ना, तो उन्होंने मुझे जो बातें बताई, वो आप सबके लिए जरूरी है कि देशावर जाने से पहले ये बातें सोचना। अब वो लोग है ना, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए रात अनेक कर रहे हैं। वो समाज में कहीं पे भी एजुकेशन का मामला आता है, तो 20 लाख देने तो 20 लाख दे रहे हैं, पढ़ाओ। उनको अब इस चीज का एहसास हो रहा है कि पैसे कमा लेंगे, बिजनेस कर लेंगे, लेकिन एजुकेशन नहीं है ना, तो उस पैसे पे कोई और राज्य करेगा। आज की तारीख में पावरफुल शिक्षा है, तो पहले तो पूरा प्रयास एजुकेशन पे लगा लेना चाहिए। फिर अगर नहीं होता है सिलेक्शन, तब हमारे पास में वो आखिरी विकल्प होना चाहिए। हमने उसको पहला विकल्प बना रखा है। तो बढ़िया पढ़ाई करिए, और पढ़ाई करने के बाद में जो अब हमारे साथ वहां पे चेन्नई में हम थे, तो एक कोई मेरा स्टूडेंट है वहां पे, अधिकारी लगा हुआ है, पीयू लगा हुआ है एयरपोर्ट पे। तो उससे एक अधिकारी 3 स्टार लगते हैं, उससे मिलने के लिए वहां पे कम से कम जब 40-50 सब बिजनेसमैन बैठे, सारे करोड़पति थे, वो एक अधिकारी आया ना, सभी ने उसका रिस्पेक्ट किया, ढंग से किया, सब खड़े भी हुए और सबने हाथ भी मिलाया, सबने नंबर भी लिए। तब मैं सोच रहा था, इस अधिकारी के पास कुछ नहीं है, किराए पे रूम लिया हुआ, कह रहा था मेरे पास कुछ है नहीं। और बिजनेसमैन ऐसे थे जिसके पास, सभी के पास 12-17-80 लाख की गाड़ियां खड़ी थी, सबके अपने अपने फ्लैट बने हुए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं देख रहा था कि पैसे की बात करेंगे तो अधिकारी जिंदगी में जितना कमा नहीं पाएगा, उतना एक महीने में कमा लेते हैं। लेकिन अधिकारी के पास जो पावर और वो जो रेपुटेशन है, प्रतिष्ठा है, उसके लिए ये जिंदगी खपेंगे तभी मिल नहीं पाएगा। तब उनको हर दिन फील होता है कि एजुकेशन होनी चाहिए,
और चेन्नई से मुझे आमंत्रित किया कि सर आप एक बार आइए, टिकट वगैरह सारी व्यवस्थाएं करके भेजी, आप आइए, आप एजुकेशन लिस्ट। और मैंने जाके उस शिक्षा पे बात सुनने के लिए शिक्षक को बुलाना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये सबसे पावरफुल है, आप कितना ही कुछ भी कर लो, इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। थोड़ा सा देसावर वाला तो अपना ऑप्शन है, वो सेकंड रखिए। पहले नंबर पे आपकी खुद की जॉब हो, कोशिश करनी है, तो ये सब चीजें करिए। आपसे बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब मैं चाहता हूं कि आपकी तरफ से कोई मेरे से प्रश्न हो तो एक माइक इनमें जाना चाहिए, क्योंकि परीक्षा गोष्ठी है, तो आपके प्रश्न मुझे लगता है कि ज्यादा महत्वपूर्ण है इस समय मेरी बात की तुलना में। संकोच करने की आवश्यकता नहीं, आप स्टूडेंट हैं, मैं आपका शिक्षक हूं, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। आप बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई भी बात पूछ सकते हैं, नौकरी से लेके कोई भी, आपको जो भी मन आए आप पूछ सकते हैं। बैठ जाता हूं। हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार सर, मैं ये बोल रहा था कि जैसे कि जो बच्चे अभी 12वीं पास करके कॉलेज में आए और जो आरपीएससी और आरआरएसबी का जो पैटर्न चेंज हो रहा है, उसके मतलब उसकी कैसे तैयारी करें? देखिए, बढ़िया अच्छा प्रश्न है। देखो, जो पैटर्न चेंज हुआ है ना, बेसिकली हम तकनीकी को भी देखते हैं ना, तो मोबाइल भी अपडेट होता है, हर 6 महीने 5 महीने बाद एक अपडेट आता है उसमें। जिस तरह से तकनीकी चेंज होती है, वैसे व्यक्ति भी चेंज होता है, पेपर भी चेंज होते हैं। और ये पहली बार नहीं होता। आप 5 का पेपर देखोगे 2005 का, उससे तुलना में 10 के हार्ड थे, 10 से 15 के हार्ड थे, 15 से 20 के पेपर हार्ड है, 20 से 25 के हार्ड है, और 30 में आप देखोगे तो 25 के सरल लगेंगे। एक बात। अब आती दूसरी बात, पेपर पैटर्न चेंज हो गए, लेकिन हम चेंज नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊं, हमने कॉलेज जाना छोड़ दिया। हम 3 साल तक सिर्फ कुंजी पढ़ के परीक्षा देके आते हैं, विषय के प्रति हमारी समझ बिल्कुल खत्म हो गई। 5 साल, 3 साल बीए के, 2 साल बीएड के, 5 साल हम पढ़ते नहीं, हमारे बेसिक बहुत कमजोर हो गए। अब हम सीधे कोचिंग जाते हैं। अब कोचिंग 5 साल का लर्निंग गैप पूरा नहीं कर पाती, जो आपने 5 साल में नहीं पढ़ा वो 7 महीने में कैसे होगा? और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हम 1-2 साल तक फेल ही होते हैं, और इस दरमियान कई तो हाथ निकाल देते हैं और कई लगे रहते हैं, तो तीसरे चौथे साल नौकरी लग जाती है। इसलिए इन बदलते पैटर्न का एक ही उपाय है, लगातार कॉलेज जाओ, कॉलेज के दौरान अच्छी किताबें पढ़ो। वो जो कहते हैं मूल किताबें, वो मूल किताब यही होती है कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर में जिस बच्चे ने किताबें पढ़ी है ना, मैं स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूं कि वो स्टूडेंट कॉलेज करने के बाद विद इन 2 या 3 साल के अंदर सरकार के अंदर अच्छी जगह पे होगा। जिस भी विद्यार्थी ने, मैं मेरी बात करूं, कॉलेज के अंदर 3 साल तक हमने किताबें पढ़ी, 3 साल तक, परसेंटेज तो नहीं बने, लेकिन किताबों का परिणाम क्या निकला? 2008 में बीए भी, 9 में मेरी नौकरी लगी। बीए फाइनली रिजल्ट आने के 6 दिन बाद मैं भारत सरकार में था, और तब से लेके आज तक 17 साल से जॉब में हूं। तो कंटिन्यू पढ़ाई की थी, और वो किताबें गुरुजनों से पूछ पूछ के लाए थे। सर इतिहास में कौन सी किताब लाऊं? सर अर्थशास्त्र में कौन सी किताब लानी है मुझे? सर पॉलिटिकल साइंस में कौन सी लानी है? फर्स्ट ईयर में लेके आए, सेकंड ईयर में लेके आए, फाइनल ईयर में लेके आए। तो मैं इस माइक मंच के जरिए आज कहना चाह रहा था, क्योंकि ये बातें बहुत बच्चों तक जाने वाली, कि जिस स्टूडेंट ने 12वीं के बाद पूरी कॉलेज 3 साल, जो कॉलेज चलती है आपकी 3-4 साल, उस दौरान आप अपने गुरुजी से किताबें पूछिए और उन किताबों को पढ़िए। आपकी समझ बढ़ जाएगी, व्यापकता आ जाएगी, किसी भी विषय पे बहुत अच्छा सोच सकते हो आप। और उसके बाद में अगर आप कोई कोचिंग गाइड करते हो तो वो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन पहले ये चीज करिए, तो बदलते हुए पैटर्न को झेल लोगे, नहीं तो झेल नहीं पाओगे। नमस्कार सर, मैं बाड़मेर से आता हूँ। मेरे आपसे 2 क्वेश्चन थे। हाँ। मैं सेकंड ग्रेड एसएसटी की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरे सेकंड पेपर में आप जानते हैं मतलब 8 सब्जेक्ट है, तो उनको जैसे एक सब्जेक्ट 2-2 घंटे दिन के दूं तो सही रहेगा, या फिर एक सब्जेक्ट लूं उसको 1-2 दिन कंटिन्यू उसकी मतलब
वो एक ही सब्जेक्ट को 2 दिन तक याद कर रहे समझ थे। गया, मैं प्रश्न समझ गया। और देखो सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि उसमें एसएसटी में परिभाषा बहुत ज़्यादा है, तो उन जो परिभाषा को याद करने की मतलब क्या आपने क्या वैसे तरीका ये अपनाया? प्रश्न सभी के लिए नहीं है, फिर भी आपने पूछा तो मैं बताता हूँ। 2011 में मैं ऐसी परीक्षा में पास हुआ था, वरिष्ठ अध्यापक बना था सामाजिक का ही, तो मेरा धर्म भी बनता है इसको बताने का। देखो पहला प्रश्न ये था कि साथ में लोग, देखो मैं 3 सब्जेक्ट साथ लेके चलता था डेली, 3 सब्जेक्ट, एक बड़ा सब्जेक्ट, 2 छोटे सब्जेक्ट। क्योंकि मेरे सब्जेक्ट ठीक थे, क्योंकि कॉलेज में इस हिसाब से पढ़े हुए थे, तो मुझे 3 पढ़ने में दिक्कत नहीं थी। अगर आपने बहुत अच्छी पढ़ाई पहले नहीं की है तो 2 सब्जेक्ट लेके चलिए, आप इजीली हो जाएगा। एक बड़ा सब्जेक्ट, एक छोटा सब्जेक्ट, चलते रहने दीजिए। जैसे एक हिस्ट्री ले लिया, सामने सोशियोलॉजी ले लिया, तो इस हिसाब से आप चलते जाओगे तो समस्या वाली बात नहीं है। और परिभाषाएं तो पूरे पेपर में 4 या 5 ही तो आती है, तो उसको लेके लोड नहीं लेना है। कुछ परिभाषाएं मोटी मोटी देख लो, बाकी सारी तो याद ही नहीं करनी, क्योंकि पूरे पेपर में मुश्किल से 5 या 6 परिभाषाएं होती है, अच्छे अच्छे लेखकों की होती है, हर किसी की परिभाषा आती है। तो उसको लेके नहीं, कंसेप्ट विकसित करोगे तो दिक्कत नहीं है। सर नमस्कार, मेरा नाम स्वरूपाराम है। सर हम फुल तैयारी कर लेते हैं किसी भी कंपटीशन की, एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो नर्वस हो जाते हैं, और कभी कभी पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिससे हमें और कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, जिससे नेगेटिव हो जाते हैं, और उसमें नेगेटिव होने के कारण हम कुछ नंबरों से पीछे रह जाते हैं। देखो आपने कहा ना कि तैयारी फुल करने के बाद, फुल की क्या परिभाषा? जैसे भूगोल है, मैं भी पढ़ ली, आप भी पढ़ लो, क्या आप भी फुल कहोगे, मैं भी फुल ही कहूंगा? तो फुल तैयारी कभी होती नहीं, पहली बात तो। हर व्यक्ति अपनी बेस्ट देने की कोशिश करता है, और 100% के लिए तैयारी करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि 100% करना भी नहीं होता। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर तैयारी आप फुल मानते हो ना, तो फुल तैयारी में 3 चीजें होती है, हम जो करते नहीं है, जनरली नहीं करते। पहली बात, सिलेबस कम से कम 3 से 4 बार ढंग से पढ़ा हुआ हो। समझ कैसे नहीं, आजकल के बच्चे क्या करते हैं, किताब को उपन्यास की तरह पढ़ना शुरू कर देते, याद कुछ नहीं, अखबार की तरह पढ़ लेते हो। एटलीस्ट पैराग्राफ पढ़ा है आपने, टॉपिक पढ़ा है, तो टॉपिक पढ़ने के बाद में आप वापस याद कीजिए कि पढ़ा क्या था। आधा घंटा पढ़ने के बाद 5 मिनट उसके ऊपर चिंतन कीजिए, थोड़ा मनन कीजिए। एक तो इस तरह से सिलेबस 3-4 बार कीजिए। ऐसे नहीं कि पेज घुमाने हैं तो फिर ऐसे तो मेरे को आप फिजिक्स ला के दो, मैं भी पेज घुमा के कह दूंगा, हो गया एक बार। फुल तैयारी में दूसरी जो बात आती है, वो आती है आपके सिलेबस का मोस्ट पोर्शन। जैसे 100% सिलेबस आप कोशिश करो कि 90-100% तैयार करो। हम क्या करते हैं, जो हमें नहीं आ रहा उसको हम लगातार छोड़ते जाते हैं, जो आ रहा है उसको हम बार बार पढ़ते जाते हैं। अंदर से लगता है कि पढ़ा हुआ, लेकिन 15 टॉपिक ऐसे जिनको हमने टच नहीं किया है। अब पूर्ण सिलेबस पढ़ा नहीं, चीजों को समझा नहीं, पैराग्राफ वगैरह पढ़े, याद किए नहीं, निष्कर्ष उसका निकाला नहीं, और इस डर से अभ्यास किया नहीं, तो फिर परीक्षा हॉल में गलतियां ही होगी। तो वो बच्चा कभी गलती नहीं करता जिसने पाठ्यक्रम को 3-4 बार बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत गहराई से चीजों को समझा है। कि जैसे आप भूकंप के बारे में पढ़ रहे हैं, आपने भूकंप की परिभाषाएं पढ़ ली, पढ़ने के बाद आप किताब को बंद करके सोच पा रहे हो क्या आपने पढ़ा क्या है? क्या आप किसी को समझा सकते हो इस चीज को? इस प्रकार 3 से 4 बार जिसने सिलेबस किया, और प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, जितने आप प्रश्न मिला सकते हो उतने मिलाइए। ये वो बात होगी कि भाई गाड़ी चलानी किसी को, और आपने गाड़ी चलाने के नियम सारे याद कर लिए। क्या गाड़ी चलाने के नियम याद करने से आप गाड़ी चला पाओगे? नहीं चलाओगे आप। आपको सीट पे बैठना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपका हाथ दक्ष होगा। तो आजकल के बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर पाते सर, टेस्ट सीरीज के पैसे जमा करते हैं, टेस्ट नहीं देते। कोचिंग क्लासेस जाते हैं, लेकिन वहां टेस्ट का टाइम आता है तो 200 बच्चों ने अगर एडमिशन लिया है तो उसमें 100 बच्चे, 150 बच्चे आएंगे, 50 गायब हो जाएंगे। जब आपको टेस्ट झेलने की क्षमता नहीं है तो आरपीएससी के पेपर को कैसे झेलोगे? तो थोड़ा सा इन चीजों को सुधार करिए। तो ये बेसिक तैयारी, परीक्षा हॉल की गलतियां नहीं है, ये तैयारी के दौरान की गलतियां जो परिलक्षित वहां हो रही है एग्जाम हॉल में जाके, गलतियां पहले की हुई है।
पर 2 संभली दे दें पर ये मारे के कर्म खराब आ तो भी पढ़ाई की नहीं, कर्म खराब कहाँ से होगा। और कोई? हेलो। हाँ सर, मैं बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, गणपत प्रजापत नाम है। राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय में अभी ट्रेनिंग चल रही है। मेरा एक सवाल है कि अपन 2 से 3 साल कभी फेलियर को झेलते हैं, उस फेलियर में हम ये पता कैसे लगाते हैं कि हमारी कैपेबिलिटी में दिक्कत है या फिर प्लान स्ट्रेटेजी में दिक्कत है? इस चीज का जवाब दीजिए सर प्लीज। ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि अगर 2-3 साल से पढ़ रहे हैं और लगातार पढ़ने के बाद में अगर अपन असफल हो रहे हैं तो कई बार व्यक्ति को खुद पे डाउट हो जाता है कि मैं ही योग्य नहीं हूं। अब दिक्कत ये है कि पता कैसे करें कि मैं योग्य नहीं हूं या मेरी तैयारी में कोई प्रॉब्लम है। देखो, मैं क्या सोचता हूं इस पे, असफलता एक यात्रा का हिस्सा है। मैं अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दूं, एसएससी में फेल हुआ, यूपीएससी में फेल हुआ, सीडीएस इंटरव्यू में फेल हुआ, असिस्टेंट कमांडेंट में फेल हुआ, आरएस मेंस फेल हुआ, यूपीएससी मेंस फेल हुआ, इतने सारे फेल हुआ। अगर मैं वहां पे ये सोच लेता कि अपने में काबिलियत नहीं है तो मैदान छोड़ देते। लेकिन मुझे यूं लगता है कि जैसे ही आप कोई पेपर देख के आते हो, उसके बाद उसकी समीक्षा कीजिए आप कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कट ऑफ कितनी कैसे गई है। फिर आप उसमें देखिए कि भाई आपने जो पेपर किया वो पेपर आपके कंटेंट से है कि नहीं है। फिर आप देखिए कि आपने पढ़े हुए प्रश्न गलत किए या आपने ऐसे प्रश्न देखे हैं जो आपने तैयारी में देखे ही नहीं थे। कमी पहचानिए। आप काबिलियत पे डाउट मत कीजिए कभी भी, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि सारे बच्चे समान काबिल है। ये दिमाग की बातें सब गलत है। जो कहता है ना कि किसी का दिमाग बहुत जीनियस होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसने जितना ज्यादा घिसा है ना, वो उतना ही ज्यादा दक्ष होता है। इसकी खास बात यही है, जो जितना इसका उपयोग करेगा, डार्विन कहते थे ना, विकास का सिद्धांत में डार्विन क्या कहता है कि मनुष्य की बॉडी के जो अंग है, अगर वो उस अंग का, जिस अंग का उपयोग कम करेगा, वो अंग धीरे 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 समाप्त होना शुरू हो जाता है, और जिस अंग का उपयोग अधिक करेगा वो उतना ही निखरता जाता है। अब इस दिमाग का अगर आप ढंग से डेली उपयोग करोगे तो ये दिमाग बहुत अच्छा होता जाएगा, प्रैक्टिस में आता जाएगा। अगर आप किताबें छोड़ देते हो या फिर पढ़ना बंद कर देते हो, धीरे धीरे ये काम करना बंद कर देता है, आपको नाम याद होने बंद हो जाते हैं। प्राचीन काल में आप देखिए, आप कोई मंदिर देखो दक्षिण भारत का, आप मंदिर के बाहर देखोगे, जो बाहर की जो प्रदक्षिणा पथ बना हुआ, वेदिका बनी हुई, रेलिंग जिसे कहते हैं, उसमें बहुत सारी मूर्तियां लगी हुई बनाई होती है, जिसमें रामायण और महाभारत का अंकन किया जाता। तो मैं बच्चों को पूछ रहा था 3 दिन पहले, मैंने कहा बेटा ये मंदिर के बाहर जो मूर्तियां बनाई जा रही, ये क्यों बनाई जाती थी? रामायण और महाभारत का अंकन क्यों किया जा रहा था? तो कोई कह रहा सर पूजा के लिए। पूजा के लिए तो गर्भगृह है, ये तो बाहर तो मूर्तियों का अपमान हो रहा है, उसकी तो बराबर पूजा हो ही नहीं रही है। तो मैंने उनको कहा बेटा बाहर मूर्तियां इसलिए बनाई जाती थी कि जब पहले के लोग साक्षर नहीं थे, उनको रामायण महाभारत पढ़नी नहीं आती थी, वो चित्र देखकर पूरी कहानी को एज्यूम कर लेते थे कि चित्र क्या कहना चाह रहा है। उनमें इतनी बुद्धि थी कि मूर्ति को देख के पूरी कहानी वो बता सकते थे। क्यों? क्योंकि उस समय उस प्रकार की बुद्धि थी। आज भी वो बुद्धि है, लेकिन धीरे धीरे तकनीकी बढ़ती गई और तकनीकी व्यक्ति को पंगु बना देती है, और हमने वो चीजें छोड़नी शुरू कर दी। आज आप कोई भी मूर्ति देख के आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि मूर्ति है किसकी, कहानी तो बताना छोड़ो। तो इसका जितना प्रयोग करें, पहले लोग इसका प्रयोग करते थे तो लाखों लाखों श्लोक उनको याद होते थे। आज इसका हम प्रयोग करते नहीं है तो हमें कुछ भी याद नहीं हो रहा है। तब हम कहते हैं कि वो जीनियस है, मुझे याद नहीं होता। ऐसा नहीं। इसलिए इस प्रश्न का जो मैं बताना चाह रहा था कि कभी भी काबिलियत पे डाउट मत करो। पहली बात, रणनीति पे थोड़ा सा प्रश्न खड़ा करो, थोड़ी सी पढ़ने की शैली बदलो। प्रैक्टिस नहीं की है तो उसको दबा के वापस करो। कंटेंट पर्याप्त नहीं है तो उसको चेंज करो। रात को पढ़ रहे थे तो सुबह पढ़ना शुरू करो। हो सकता है कि रात का समय आपके लिए ठीक नहीं है। ग्रुप ठीक नहीं है तो ग्रुप ठीक करो। अंतर्मुखी हो रहे हो तो थोड़ा डिस्कशन करके थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होने की कोशिश करो।
मैंने कहा परिवर्तन करोगे ना खुद में। अब मैं आपको एक लास्ट पॉइंट और बताता हूं इस बात पे, फिर आपका उत्तर पूरा होगा। 2009 में 10 में आईएएस प्री का एग्जाम था पॉलिटिकल साइंस के लिए। मैंने सुभाष कश्यप और डीडी बसु की किताब पढ़ी, बहुत ढंग से पढ़ी थी। मुझे जहां तक याद है 22 से 23 प्रश्न आए राजनीति विज्ञान के। इतना पढ़ने के बाद में भी 4 या 5 सही हुए, बाकी सारे गलत हुए या छोड़ दिए गए। वापस आने के बाद में मैंने कहा मेरे से तो कमी कुछ रही नहीं, किताब ही चेंज करी। थोड़ी आसान भाषा की किताब लक्ष्मीकांत लेके आए, और जस्ट अगले साल जब पेपर हुआ उसमें मोस्टली 70-80% सवाल सही। तो गलती उस समय मेरी नहीं थी, काबिलियत पे डाउट करता तो छूट जाता। थोड़ा सा चेंज कर दो आप, और चेंज करके करोगे तो इजीली कर लोगे आप। बाकी दिमाग सबके पास बराबर है, जिसने जितना उसको यूज किया ना उसका उतना बढ़िया काम करता है। यूज नहीं करेंगे तो अनयूज रहेगा, तो आप मान के चलिए कुछ भी याद नहीं होगा। कोई हर दिन गणित सॉल्व करता है तो आप देखना कि उसकी एक्यूरेसी और स्पीड इतनी होगी कि वो कुछ सेकंड्स में प्रश्नों के आंसर निकाल लेगा। उसी व्यक्ति को आप 4-6 महीने गणित छुड़ा दो, वापस उत्तर नहीं निकलेगा 10 मिनट ही। तो ये सारा प्रैक्टिस का खेल है, इसको लगातार प्रैक्टिस में बनाए रखो आप। बाकी काबिलियत तो सब में बराबर है। सर गुड आफ्टरनून सर। सर ऐसे स्टूडेंट्स जो 10th तक हिंदी मीडियम में पढ़े या फिर पहले हिंदी मीडियम में पढ़ रहे थे, अभी मीडियम शिफ्ट किया है, और वो इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक की जो लैंग्वेज है उसको देखकर वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। नॉलेज होने के बावजूद जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। उनके लिए जरा आप सर कुछ टिप्स देंगे। एज वेल एज सर मैं भी नर्सिंग महाविद्यालय का छात्र हूँ जालोर, तो हम जो है वो बीच में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आती है उसकी तैयारी करते हैं, तो टाइम को कैसे मैनेज करें सर? टाइम को कैसे मैनेज करें? जो भी कॉलेज स्टूडेंट्स है वो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, टाइम को कैसे मैनेज? थैंक यू सर। आपके 2 प्रश्न हैं। पहला मीडियम चेंज का आपने प्रश्न किया। हमारे बाड़मेर में एक, जहां तक मुझे नाम याद आ रहा है, पद्माराम जी करके IRS है अभी। तो उनके क्या हुआ कि लिखा इतना आदि कि ये जो राइट हैंड था ना ये पैरालिसिस हो गया। लिखते लिखते ऐसी कंडीशन आई कि हाथ पैरालिसिस हो गया। अब आप सोचिए, उन्होंने हाथ चेंज करके दूसरे हाथ में लिखना शुरू किया, और दूसरे हाथ में भी अगले साल वो IRS में 1 साल ड्रॉप लिया। तो लैंग्वेज चेंज करने की बात है, उन्होंने हाथ ही चेंज कर दिया। और एक और एग्जांपल दूं, बाड़मेर में एक IAS है 2005 के बैच के। IAS में एक पेपर होता है इंग्लिश का जिसको क्वालिफाई करना जरूरी होता है। अगर वो आप उसमें डिस्क्वालीफाई हो गए ना तो आपकी पीछे की कॉपी चेक नहीं होती, 0-0 दे देते। पहले अटेम्प्ट में उनका क्या हुआ कि हिंदी में वो फेल हो गए, सॉरी इंग्लिश में फेल हो गए, हिंदी मीडियम के थे, बाकी कॉपी चेक नहीं हुई। बंदे का समर्पण देखिए। उन्होंने कहा मैं अगले मेंस पूरे इंग्लिश मीडियम में दूंगा। उन्होंने मीडियम चेंज किया और पूरे पेपर 9 ही पेपर इंग्लिश में लिखे, और उसके बाद IAS बने और जयपुर में बहुत अच्छी जिम्मेदारी पद पे है। तो अगर चेंज कर लेते हैं तो थोड़ा सा तो देखो, परिवर्तन हमेशा कठिन होते हैं, शुरुआत में दिक्कत देते हैं, लेकिन धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाओगे ना, उसके बाद में आनंद आएगा कि अच्छा निर्णय था। और बाकी देखो, दूसरा प्रश्न था आपका टाइम मैनेजमेंट का। जो व्यक्ति अपना फिक्स टारगेट पे है ना, उसका मिस मैनेजमेंट कभी नहीं होगा। अगर टारगेट क्लियर नहीं है तो भले आप कितने भी टाइम टेबल बना दो, टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। मुझे पता था कि मुझे 3 बजे तक यहाँ रहना है, 5:30 बजे मुझे सुमेरपुर पहुंचना है, उसके बाद रात को मुझे वहां रुकना है, सुबह 8 बजे मुझे टिब्बी के लिए निकलना है, हनुमानगढ़ जाना है, वहां शाम को 6 बजे मुझे जयपुर के लिए निकलना है। मेरा ये टाइम टेबल फिक्स होता है। मैं गाड़ी लेके निकला हूं ना तो मैं कहीं पर भी लेट नहीं हूँ, सब जगह सारा काम करके आऊंगा। अब मुझे बताओ टाइम मैनेजमेंट हुआ कि नहीं हुआ? और सुबह एक क्लास लेके आया हूं, अब सब सेट है। अच्छा, अब अगर मान लो मेरा ये टाइम टेबल नहीं होता कि मुझे ये करना, टारगेट नहीं होता ना, तो मैं भी घर पे पड़ा होता, रोटी खा के सो जाता, और शाम को कहता यार टाइम मैनेज नहीं हो रहा है।
रोटी खा के सो रहे हो, टाइम मैनेजमेंट कहाँ से होगा बताओ। इसलिए टाइम मैनेजमेंट के लिए हमेशा एक चीज का ध्यान रखो, अपना टारगेट फिक्स रखो कि मुझे ये काम करना है। अब मैं परसों जयपुर था, तो एक बच्चे के फ्लैट में ही था, रिलेटिव है, उनके बच्चों को फ्लैट दिलाया हुआ है, तो उसके टाइम टेबल चिपकाया हुआ था पूरा ऐसे। मैंने इसके अनुसार पढ़ता है तो सर कभी कभी 6:30 बजे ये करना, 7 बजे ये करना। मैंने कहा अभी तो 7:30 बजे तो यहाँ बैठा, इसके अनुसार तो तू लाइब्रेरी में होना चाहिए। तो सर आप आए हुए थे तो आज मैं गया नहीं। ऐसा तो हर कोई आता रहेगा, तू फिर जाएगा नहीं। सर ऐसे तो कोई आएगा तो फिर कैसे जाऊं। ऐसे मत बनाओ। इससे अच्छा ये रखो कि इस सप्ताह मुझे ये 3 सब्जेक्ट पूरे करने, बात खत्म। भले वो दिन में पढ़ूं, भले रात में पढ़ूं, दोपहर में पढ़ूं, किसी भी पढ़ूं, किसी भी समय पढ़ूं, तो सेट है। नहीं तो अगर आप इस तरह से आप टाइम टेबल बांध जंजीरों में जकड़ने वाला टाइम टेबल बनाओगे तो आज दिन तक किसी का पूरा नहीं हुआ जिसने ये बनाया है ना 6 बजे से रात को 11 बजे तक का। इतने बजे उठना, ये करना, वो करना, 8 बजते ही मैं इतिहास शुरू करूंगा। क्यों? मान लो भूगोल पढ़ रहे थे, लास्ट पैराग्राफ रह गया, 8 बज गई, उसी समय आप छोड़ दोगे वहीं पे? नहीं छूटता ऐसे। शेड्यूल ऐसा, शेड्यूल पेज पे होता ही नहीं, शेड्यूल दिमाग में बनते हैं। हमें इसको ऐसे रखना है कि अभी फरवरी चल रहा है, फरवरी में मुझे ये 3 सब्जेक्ट पूरे करने हैं, बस बात खत्म। अब वो भले आप सुबह 4 बजे उठ के करो, एक दिन नहीं उठ पाए तो शाम को करोगे, दिमाग में हमेशा वो चलता रहेगा, यार 3 सब्जेक्ट पूरा करना है। इस टाइम टेबल में जो आप 6 बजे वाला बनाते हो ना, इसमें अगर मान लो सुबह सुबह एक सुबह बिगड़ गई ना, पूरा दिन पढ़ाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सुबह वाला शेड्यूल चला गया, अब सोच रहे हो कल से शुरू करेंगे। इसलिए टाइम टेबल मन में बनाओ और मासिक सेट करो कि इस महीने में मुझे ये काम करना है, और फिर उसको लेकर रात दिन पागलों की तरह लगे रहोगे तो टाइम मैनेजमेंट इतना प्यारा होता है। इस 24 घंटे में आप इतना काम कर सकते हो ना, कई बार वो लोग महीने में नहीं कर पाते। अब एक बच्चा डेली अगर 10 घंटे पढ़ता है तो महीने में 300 घंटे होते हैं। अगर वही बच्चा अगर दिन में 3 घंटे के हिसाब से पढ़ेगा तो वो महीने में 90 घंटों का यूज कर पाएगा। अगर वो 10 घंटे पढ़ता तो 300 घंटे का यूज करता। कई बच्चे 3 महीनों को साल में कन्वर्ट कर देते हैं। 3 महीनों की पढ़ाई। पिछली बार मुझे याद है, रीट में बच्चा फेल हुआ, मेरे पास आया, सर क्या करूं? मैंने कई को करना, फर्स्ट की तैयारी कर। तो सर 4 महीने में हो जाएगा, मेहनत तो कर। वो 4 महीने उसने, मुझे लगता है 1.5 साल जैसे बना दी उसने। और हिंदी में सर उसकी वो रैंक भी 3री 4थी रैंक थी संस्कृत शिक्षा विभाग में। बुद्धान की बात है, 4 महीने के अंदर उस बच्चे ने पूरा पासा ही पलट दिया। अब पढ़ाई उसने 4 महीने किस लेवल की होगी, मुझे लगता है कि उस 4 महीने को उसने 2 साल जैसा बना दिया। और कई ऐसे महानुभव है 2 साल को बना देते हैं, ऐसा कंडीशन कि 2 साल में इतनी पढ़ाई करते जितनी 1-2 महीने में होती है उतनी 2 साल में करते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए ये सबसे बढ़िया होता है। बड़ा टारगेट लो, उसके अनुसार चलो। मैं ये भी था। नमस्कार सर। नमस्कार। जैसे कि मैं पिछले एलडीसी में भी 2 गुने में था लगातार, उसके बाद में मतलब एग्जाम के एकदम क्लोज ही जा रहा हूँ। जैसे एक भाई ने बताया वो एग्जाम में दर्द सबके सेम ही है मोस्टली। मैंने उसकी मेरे भी यही थे पहले। तो मैंने 2 गुने में आने के बाद में मेरे को इतना स्कोर नहीं कर गया, तो मैंने भी तो साहब की बार प्रैक्टिस भी कर लेते। मैंने इसलिए 1 साल या 1.5 साल के आसपास प्रैक्टिस भी करी है। टेस्ट में भी अच्छे नंबर आए, लेकिन अब 4th ग्रेड में भी ठीक ठाक है। लेकिन फिर भी जो 3rd ग्रेड L1 है वगैरह जो भर्ती पटवा रहे हैं 235.32 के पास पे जाके अटक गया। लेकिन जितना वो देना था वो दे नहीं पाया। जैसे 90% या 100% होता ही नहीं है एग्जाम में, कि फोकस ऑफ जो पॉइंट होता है वो सूख जाता है कहीं। देखो आपने ना, मुझे क्या लगता है सबसे बड़ी गलती कहाँ हो जाती है हमारे से, हम एक साथ 6-7 परीक्षाओं को ले लेते हैं नजर में। जैसे 4th ग्रेड गया, 3rd ग्रेड पे लग गया। 4th ग्रेड 3rd ग्रेड पे जो 4 महीने का टाइम मिला, 4 महीने में आप कैसे कर लोगे? फिर 3rd ग्रेड गया, अब हम एलडीसी पे लग गए, फिर ग्राम स्वीप पे लगेंगे। आपको पता है पढ़ाई स्प्रिंग की तरह है, खींच लो, खींचते जाओगे, चलती खींचती रहेगी, छोड़ दोगे वापस 0 से शुरू करनी। अगर आप इस तरह से टारगेट चेंज करेंगे ना,
तो मान के चलिए कि आप हमेशा डबल में आके रहने वाले। सिलेक्शन के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि कॉमन परीक्षाएं ले लो जिनका सिलेबस 80-90% सेम हो, और खा पी के उनके पीछे लग जाओ बस। एक में फेल होंगे तो दूसरी बार पास हो जाओगे, दूसरे में रहोगे तो तीसरी बार हो जाओगे। लेकिन टारगेट चेंज करने से क्या होगा कि आप किसी में भी अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे। अब सितंबर में जैसे किसी ने सेकंड ग्रेड दिया, सेकंड ग्रेड देने के बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने L2 का दिया। 3 महीने में L2 बढ़िया होती नहीं है, तय बात है। अब पास वो एक भी नहीं हो रहा, 3 महीने खराब की, अब वापस सेकंड ग्रेड पे लगे। तो भाई जिस दिन सेकंड ग्रेड हुई थी ना, उसी दिन से सेकंड ग्रेड पे लग जाते तो आज आप बहुत अच्छी स्थिति में होते। तो बीच के टारगेट क्या होता है, डाइवर्ट करते। तो मैं यही कहूंगा कि आप देखो, परीक्षा फिक्स करो, कंटेंट फिक्स करो, और साथ में अच्छी रणनीति के साथ में आगे बढ़ो। जितनी अधिक परीक्षाओं को एक साथ भेजने की कोशिश करोगे ना, वो दौर गया। अब जैसे आपके हिंदी के शब्द स्टूडेंट है तो आप चलो अध्यापक से लेके प्रोफेसर तक कर सकते हो कि चलो हिंदी पढ़नी है पूरी। आप जिसने जो नाम बोले ना सारे अलग है। एलडीसी में गणित इंग्लिश आ रही है, पटवारी में ये है नहीं, ग्राम सेवक में इंग्लिश है, अदर जी के आ रहा है, एलडीसी में टाइपिंग आ रही है, 4th ग्रेड में अलग ही कहानी चल रही थी, 3rd ग्रेड में पूरा अलग मामला है। तो ऐसे कैसे करोगे बताओ? एक रूट पे तो आप ले सकते हो। मेरा सुमेरपुर कार्यक्रम था तो मैं जालोर का करके बोल दिया। आज एक कार्यक्रम अगर मेरा मान लो तो बीकानेर होता तो मैं इसको रूट में कैसे लेता होता? इसलिए टारगेट वो रखो, थोड़े लिमिटेड रखो। एक आध बार फेल भी हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।